चलते हैं देवेंद्र चौकसी, जो करीब करीब 3 दशक से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत केयरफुली ट्रैक करते हैं और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के बारे में बात करने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम यहां से करेंगे। देवेंद्र, ये जो 6-7% का मूव 2-3 दिन में आ गया, आंखें खुली की खुली रह गई, ऑलमोस्ट फ्रेश लाइफ टाइम हाई रिलायंस से मार दिया। आपके हिसाब से ये जो सडन तेजी आई है, क्या रीजन है इसके? गुड आफ्टरनून अजय। मेरा ऐसा है मानना है कि रिलायंस जो कंपनी है उसका बिजनेस का कारोबार काफी सिंपल है समझना। एक तरफ आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, पर्टिकुलरली रिफाइनिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, उनका एक पोर्टफोलियो है, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्ट्स का एक पोर्टफोलियो है। और दूसरी तरफ कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस जो है, जो जियो प्लेटफॉर्म है, रिटेल प्रोडक्ट, रिटेल का बिजनेस है, उसका एक पोर्टफोलियो है। और साथ में मीडिया के अंदर उनका एक इन्वेस्टमेंट है। तो आई थिंक कारोबार समझने के लिए इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर समय, बिकॉज ऑफ आई थिंक अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके अंदर हायर अमाउंट ऑफ रिफाइनिंग मार्जिन ग्लोबली हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ आई थिंक द वेराइटी ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सैंक्शंस ऑन रशियन क्रूड एक्सेट्रा। तो आई थिंक एक सबसे बड़ी बात है कि डीजल जो रिफाइनिंग क्रैक्स के अंदर एक बड़ा कंपोनेंट है। Reliance is basically exporting larger part of the diesel, I think, in the other countries also now. तो ये एक आई थिंक उनके लिए ये क्वार्टर के अंदर काफी मुनाफा वाला बिजनेस साबित हो सकता है। ऑफकोर्स जून एंडेड नंबर्स आएंगे तब ये वैलिडेट होएगा। और दूसरी तरफ देखें तो जो जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल बिजनेस का जो कारोबार है, उसके अंदर ईबिटा का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल पोर्टफोलियो के अंदर इज ऑलमोस्ट नाउ रीच क्लोज टू 50%। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये साल के अंदर जियो प्लेटफॉर्म एंड रिटेल could possibly, I think, overtake the conventional refining business. I think so that could possibly be another driver as far as I think the growth is concerned. मार्केट के अंदर जो बढ़ोतरी आई है उसके अंदर एक चीज की हमें संभावना देख रहे हैं। जो 2016 में जब जियो प्लेटफॉर्म का लॉन्च हुआ था, तभी कंपनी ने बताया था कि करीबन 5 या 7 साल के अंदर आई थिंक दे विल बी सेपरेटिंग आउट आई थिंक दिस पर्टिकुलर बिजनेसेस एंड क्रिएट अ सेपरेट कंपनी आउट ऑफ इट। तो शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर एनुअल रिपोर्ट के अंदर इसकी एक मेंशन हो सकती है अथवा एजीएम के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है कि जियो एंड रिटेल एंड ऑयल टू केमिकल बिजनेस, ये तीनों कारोबार अलग से सेपरेटली लिस्टेड रहेंगे मार्केट के अंदर। उसकी एक अनाउंसमेंट हो सकती है। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर ये करंट राइज आया हुआ है। देवेंद्र, आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम जो इस समय समझ रहे हैं ना, वो भी है कि मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन तो रिटेल और जियो का ही है। और अब जियो भारतीय डुओपोली वाला मार्केट है और 5G एक बड़ा ट्रिगर है, हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और रिटेल के अंदर अजय सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने 2500 स्टोर हो गए इनके अब, और 750 स्टोर तो सिर्फ इसी क्वार्टर में खुले हैं। डेट मीन्स जो टोटल स्टोर की संख्या है इनकी, और उसमें इसी क्वार्टर के अंदर 1/4 तो इसी क्वार्टर में खोल दिए। मुझे रिटेल की बात से ध्यान आ रहा है हाँ। कि ये हम लोग यहाँ बैठे हुए होटल्स की बात करते हैं, एविएशन की बात करते हैं, लीजर, रिलायंस सबसे बड़ा अनलॉक प्ले है। अनलॉक प्ले क्योंकि ये जो डीजल मॉल तो खैर अभी छोटे जैसे रिटेल बड़ा होता जा रहा है, बट मानसी में ये कह रहा था कि ये जो पेट्रोल और डीजल यूरोप भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो सब तो गाड़ियों में जाता है। तो ये काफी अच्छा अनलॉक प्ले है एक्चुअली। बिल्कुल देवेंद्र, इसलिए मैं ये आपसे पता करना चाहता हूँ, जैसे आप भी मानते हैं कि ये दोनों एक सेपरेट लीगल कंपनी, अलग एंटिटीज हो जाएं, दोनों ही अलग अलग करेंगे, तो ये जब वैल्यू अनलॉक होगा, इसमें अभी और कितनी गुंजाइश है? अगर मैं कंसोलिडेटेड बेस पे ही पूछूं, क्योंकि अभी तो अनलॉक हुई नहीं, वैल्यू तो हमने निकाल ली कि एक का 950 रुपये बन रहा है भाव, एक का करीब 850 रुपये का भाव बन रहा है मोटा मोटी। तो लेकिन वैसे अगर आप इसी को अनलॉक भी करें तो आज के हिसाब से तो 3200-3300 होना चाहिए इस समय रिलायंस का भाव। तो आई थिंक उसके अंदर आपका अनुमान बिल्कुल सही जा रहा है डिम्पी, क्योंकि आई थिंक एक तरफ देखें तो रिटेल का जो कारोबार है उसके अंदर आप डेफिनेटली जो जीडीपी का ग्रोथ है उसका डबल आई थिंक आप ग्रोथ रिटेल के अंदर देख सकते हैं, डेफिनेटली फॉर श्योर। तो रिलायंस रिटेल कुड बी पॉसिबली ग्रोइंग, द लार्जेस्ट रिटेल कंपनी कुड बी पॉसिबली ग्रोइंग इन द विसिनिटी ऑफ 18-20% इजीली ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस। तो ये कारोबार का ग्रोथ 18 से 20% का हम अगले 5 साल तक इजीली दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखें जियो प्लेटफॉर्म का जो कारोबार है उसके अंदर एक के बाद नए वर्टिकल्स इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। तो ये कारोबार करीबन 25% CAGR ग्रोथ के आसपास आई थिंक अगले 4 या 5 साल तक डेफिनेटली विजिबिलिटी मिल रही है, हो सकता है ग्रोथ यहाँ पे। जहाँ तक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल ऑयल एक्सप्लोरेशन का सवाल है, ये वो कारोबार शायद आई थिंक लोअर डिजिट में ग्रोथ होएगा,
but at the same time it will contribute higher amount of profits and free cash flows to the company. तो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर आप देखें तो आई थिंक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के अंदर ग्रोथ अच्छा बनता है एंड ये ग्रोथ सस्टेनेबल रह सकता है. तो मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस इज अ 25% कंपाउंडिंग स्टोरी ऑन अ ईयरली बेसिस. यानी आई थिंक आपको नीचे के भाव से 25% हर साल एक रिटर्न मिलना डेफिनेटली संभव है. तो ये हिसाब से आप रिलायंस का पोर्टफोलियो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस का आप ये हिसाब से देख सकते हैं. पूरा अनुमान दिख रहा है. रिलायंस इनफैक्ट अगर देखें स्ट्रॉन्ग प्ले है भी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी और ग्रोथ भी आपके टीवी स्क्रीन पर हमने आपको बताई किस तरह से इनके अलग अलग वर्टिकल्स में ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो जारी है. देवेन गुड आफ्टरनून. रिलायंस की हमने बात की जो कि बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है. पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो मजबूती लगातार इस स्टॉक ने दिखाई, लेकिन इसी के साथ साथ आईटी सेक्टर भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं. आईटी सेक्टर के लिए खबरें काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी हैं और वहाँ पर जिस तरह के मोमेंटम हम देख रहे हैं, आईटी स्पेस को किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे वॉच आउट कर रहे हैं? मिड कैप आईटी में लगातार मोमेंटम है और निफ्टी आईटी इंडेक्स लगातार तेजी दिखाया जा रहा है. गुड आफ्टरनून मानसी. डेफिनेटली आई थिंक ये एक सेक्टर है जहाँ पे अगले 5 साल की एक विजिबिलिटी मिल रही है, एटलीस्ट आई थिंक इन सम ऑफ द कंपनीज. क्योंकि डिजिटल और क्लाउड कंप्यूटिंग ये दोनों जगह पे काफी हद तक कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं. If you open any company and I think start talking to any company, every other company is putting significant amount of money in building the digital and the cloud infrastructure. So that means या Hindustan Lever हो या Reliance हो, I think one important component in their profit and loss account or balance sheet is IT spending. यहाँ तक आई थिंक ग्लोबल प्लेयर्स का सवाल है. आई थिंक एवरीबडी इज बेसिकली नाउ ट्रीटिंग आईटी एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम अर्लियर डेज ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, which means I think it has become part of I think their business operations. None of us can survive without IT as far as I think the global outlook is concerned. So from that perspective, companies like Infosys है, TCS है, यहाँ जो भी niche companies है जैसे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और माइंडट्री का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है which is emerging out of as a strong combination as a frontline player. तो ये जो कंपनीज है उनके अंदर आई थिंक एक आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है. दूसरी एक विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ मिल रहा है पर्टिकुलरली. दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनी के पास हर क्वार्टर के अंदर $1 billion कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कस्टमर्स पे उनके साइन कर रहे हैं, which means they are generating and these contracts are getting executed over 5 to 7 years time. That means कि यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं लगभग 5 से 7 साल की विजिबिलिटी. करीबन 18 से 20% का ग्रोथ इजीली दिख रहा है ये बिजनेस के अंदर आई थिंक कंपनीज लाइक इन्फोसिस के लिए. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर लंबे अवसर के लिए इन्वेस्ट करता है उनके लिए एक विजिबिलिटी मिलती है कि अगले 3 या 5 साल के बीच में साइज ऑफ इन्फोसिस विल गेट डबल, साइज ऑफ टीसीएस विल गेट डबल. So definitely, I think larger allocation of money is taking place into these counters, and I'm not surprised. Current market जो थोड़ा बहुत बीच में गिरा था because FIs have sold in the Indian market and they sold those companies which they were owning. That included Reliance, that included IT companies. Today, I think the selling has come down, and as a result of which ये companies के दाम अभी सुधरे हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल स्ट्रांग होने के कारण और नया बाइंग मार्केट के अंदर होने के साथ में ये कंपनीज के दाम और भी सुधर सकते हैं. आई थिंक इमीडिएटली मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्वेस्टर को ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए ये कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर. देवेन, दूसरा हम देख रहे हैं जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं आज वो डेज लो पे आ गए हैं और ये ऐसे समय पे हो रहा है जब कुमार मंगलम बिरला जी ने अपने सीमेंट कारोबार में एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है और ये ऐसे भी टाइम पे हो रहा है अदानी भी सीमेंट में घुस रहे हैं. क्या ये एक तरह से दिखा रहा है कि बाजार इसे कैसे रीड कर रहा है, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन? क्योंकि आज तो प्राइस हाइक्स की भी खबर आई, उसके बाद भी रिएक्ट नहीं किए सीमेंट स्टॉक्स. आई थिंक एक चीज डेफिनेटली श्योर है कि डिमांड सिनेरियो इज इमर्जिंग एंड इमर्जिंग वेरी वेरी स्ट्रांग. गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो थ्रस्ट है वो हिसाब से जो स्पेंडिंग बनने जा रहा है उसके अंदर सीमेंट की डिमांड आगे जाके समय में सुधरेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है. तो डिमांड सिनेरियो सिम्पली कन्विंसिंग. Most of the cement companies, मेरा ऐसा मानना है कि capacity utilization will be average between 85 to 90% on a sustainable basis. So I think that is also equally important. Another point I think which is going slightly against at this point of time is the cost. Particularly cement, जो कि local commodity है,
बट फिर भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ज्यादा आ रही है बिकॉज ऑफ आई थिंक द हायर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स करंटली, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आई थिंक द मार्जिन्स रिमेन अंडर समवट प्रेशर। हावेवर जो कंपनी के पास बड़ी कैपेसिटी है, अल्ट्राटेक है कि अंबुजा होलसिंग ग्रुप है, वहाँ पे बड़ी कैपेसिटी होने के कारण उनके कॉस्ट का प्रेशर जो है वो लेवरेज हो सकता है, एंड हायर कॉस्ट कुड गेट रेशनलाइज्ड। सो आई वुड रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एज फार एज सीमेंट इज कंसर्न। एक चीज के ऊपर डेफिनेटली थोड़ा ध्यान देना जरूरी बनता है कि द बल्क सीमेंट विच द गवर्नमेंट बाइज, they definitely negotiate very tight rate with the companies as compared to I think the builders who are buying in the retail market. So उसके ऊपर थोड़ा बहुत I think ध्यान देना पड़ेगा, जो कंपनी की क्या क्या स्ट्रेटेजी है सेलिंग की, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई वुड रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एज फार एज सीमेंट आउटलुक इज कंसर्न। लेकिन देवन, मैं इसी सीमेंट वाले क्वेश्चंस को पूछूंगा अब, लेकिन दूसरे तरीके से। मेरा ये कहना है कि अगर ठीक है सीमेंट कंपनीज के अंदर जिस तरह का अब चर्निंग हो रही है, बड़े प्लेयर्स सामने आए, कैपेक्स आ रहा है, तो अजय सुबह हमसे यही बात भी हम कर रहे थे कि छोटे प्लेयर अब कंटेंडर हो गए हैं कि उनको कोई ना कोई खरीद ही लेगा। अब ये कुछ वैसे ही जैसे टेलीकॉम वाला बिजनेस बन रहा था कि पहले 4-5 कंपनियों से 2 कंपनी तक सिमट गया है। तो छोटे प्लेयर में कहीं आपको वैल्यू दिखती है, क्योंकि वो तो खरीदे जाएंगे? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन डेफिनेटली, एंड नॉट दैट आई थिंक आई वुड से दैट आई थिंक वैल्यू नहीं दिखती है, बट डेफिनेटली आई थिंक छोटे प्लेयर को लेके जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी काफी हद तक अपना पोर्टफोलियो को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो अनलेस एंड अनटिल आई थिंक सम रीजनल प्लेसेस के जहाँ पे बड़ी कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कंपनी का प्रेजेंस न हो और उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी हो, तो फॉर देम आई थिंक द छोटे प्लेयर को एक्वायर करना मीनिंगफुल रहता है। और दूसरा जो मीनिंगफुल एक्विजिशन का जो पर्पज होता है उसके अंदर उनके पास लाइमस्टोन डिपॉजिट कितनी है उसके ऊपर रहता है। छोटे और मिडिल सेगमेंट ऑफ प्लेयर्स के पास ब्रांड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है, बट उनके पास शायद लाइमस्टोन की डिपॉजिट ज्यादा होने के कारण दे बिकम एक्विजिशन टारगेट। तो एक इंडिविजुअल केस बनता है देखने के लिए। मैं नहीं मानता हूँ कि उस पर कोई जनरलाइज कर सकते हैं, बट सर्टनली आई थिंक जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, बिकॉज आई थिंक इफ द डिमांड सिनेरियो इम्प्रूव्स एंड इफ दे आर इन द राइट पॉकेट्स एज फार एज आई थिंक द डिमांड इज कंसर्न, तो उनके लिए ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी हद तक अच्छी रह सकती है। देवेन, पता है ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? क्योंकि जब मैं सीमेंट के सारे शेयर्स देख रहा था ना, मेरे को सारे छोटे शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं। आज सारे बड़े शेयर टूटे हुए हैं, लेकिन सारे छोटे शेयर हरे निशान में। अगर आपको मैं कहूँ ना 2-4 ही नाम बताऊँ तो आपको देखो, एक बार आप जरा ये दिखाइए, मैं आपको सीमेंट का नाम बताता हूँ। अंजनी सीमेंट है, 237 रुपये की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। एक बराक वैली सीमेंट है, बकायदा 2% है वह ऊपर आज, जबकि आपके बड़े शेयर टूटे हुए हैं। ये अंजनी सीमेंट है। अब बराक वैली सीमेंट भी आप दिखा सकते हैं इसी तरह से। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज जो कि शीट भी बनाती है और कुछ हद तक सीमेंट के बिजनेस में भी है। ऑल्दो वॉल्यूम कम है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, बड़े सारे के सारे कोइंसिडेंटली मेरे को हरे निशान में दिखी। इसलिए मेरे को क्वेश्चन पूछना पड़ा आपसे कि क्या इनमें खरीदारी तो होगी, इनमें वैल्यू तो कहीं ना कहीं दिखेगी जरूर। चलिए, तो बिल्कुल इस बीच सीमेंट आज खबरों में तो है। देवेन, एक चीज ऑफ कोर्स आपने जो कहा वो सही है कि गवर्नमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स हैं, डिमांड आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड अगर देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी जो कंपनियां हैं, मेजर सीमेंट मेजर्स जो है, उसमें कमजोरी इस खबर के बाद लगातार आती हुई दिखी है। क्या आपको लगता है केपिक्स वॉर लाइक सिचुएशन होता हुआ दिखा है? कैपेसिटी यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं सीमेंट कंपनियां, लेकिन अंडर यूटिलाइजेशन का भी तो खतरा हो सकता है। जो अगले 10 साल का प्रोग्राम दिख रहा है उस हिसाब से तो डेफिनेटली आई थिंक कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जो कंपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाती है उनके लिए मार्केट शेयर छोड़ना पड़ेगा उनको, तो वो डेफिनेटली क्लैरिटी के साथ बात उभर के आती है। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 7.5% का जीडीपी ग्रोथ एवरेज मान के हम चलते हैं। 7.5% का एवरेज जीडीपी ग्रोथ हम पकड़ के चलते हैं, तो अगले 4 साल या 5 साल के अंदर पूरी साइज ऑफ द इकोनॉमी इज गेटिंग डबल्ड फ्रॉम करंट लेवल्स। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ के अंदर आई थिंक जो प्लेयर्स बड़े हैं उनके लिए एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, और अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको साइज बड़ी करने का एक बड़ा अवकाश मिलता है। मार्केट अच्छे होने के कारण मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एक्टिंग एज अ करेंसी फॉर देम फॉर आई थिंक ग्रोइंग देयर बिजनेस इज इनऑर्गेनिकली। और जो बड़ी कंपनियां शायद ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, तो डेफिनेटली आई थिंक दे विल हैव टू गिव देयर लीडरशिप to some of the mid-sized companies who are emerging very strong. Companies like Shree Cement for that matter, they are emerging very, very strong. So मेरा ऐसा मानना है कि I think this is one more compulsion for many of the large companies to maintain their market position. They will have to keep expanding, क्योंकि अगले 10 साल के लिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हमें काफी हद तक अच्छा सेट हुआ ऐसा दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, लेमन ट्री का इंटरडे ग्राफ लेके आइए।
मैं देवेंद्र से अनलॉक ट्रेड की बात हो रही है, थोड़ा टूरिज्म और ट्रैवल रिलेटेड जो लीजर है उसके बाद देखिए लेमन ट्री नीचे से रिकवर होना शुरू हो गया। देवेंद्र, हम देख रहे हैं कि कुछ एनालिस्ट से अगर बात करें तो होटल इंडस्ट्री के जो अर्निंग्स थे इस बार डेटा लेके आई है, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा हमने उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में। उन्होंने कैपेसिटी एडिशन की और एक सेंस ये आ रहा है, चाहे वो छतवाल साहब हो इंडियन होटल्स के या शैले से भी बात कर रहे हैं, सबने ऐड किए हैं रूम्स। 20% के प्राइस हाइक्स की बात हो रही है। आपको होटल स्टॉक्स में कहाँ पे वैल्यू नज़र आती है, क्योंकि अर्निंग सबकी अपग्रेड हुई है, एक बूम आ रहा है अनलॉक के चलते और अदरवाइज भी इसमें होटल स्पेस में? तो डेफिनेटली आई थिंक द सेक्टर ओपन अप होने के साथ में आई थिंक पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लीजर ट्रैवलर्स आई थिंक हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि आई थिंक एक बोलते हैं कि ना रिवेंज ट्रैवलिंग हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। जो लास्ट 2 साल के अंदर लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, तो टुडे आई थिंक इन दिस वैकेशन सीजन आई think most of the people have taken the advantage and they are out. So I think definitely this is benefiting the sectors like hotel for that matter. मेरा ऐसा एक मानना है, ये बिजनेस को मैंने काफी क्लोजली स्टडी किया है। दिस बिजनेस आई थिंक इज रिक्वायरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। हर 3 साल 4 साल के अंदर आपको होटल के अंदर रिफर्बिशिंग का एक कॉस्ट आता रहता है। तो ये जो एक तरीका है बिजनेस के अंदर, कैश फ्लो आपके पास बचता नहीं है, बिकॉज कैश फ्लो आपको कंटिन्यूसली री इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इमीडिएटली एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस की जगह पे जो कारोबार के अंदर मुझे सस्टेनेबल अर्निंग मिल रही है एंड एट द सेम टाइम फ्री कैश फ्लो मिल रहा है, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है, यहाँ पे मुझे एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ग्रोथ भी मिल रहा है 20% के आसपास, और मुझे अच्छी तरह से उसका रिटर्न भी मिल रहा है। तो मैं आई थिंक थोड़े सेफ तरीके से काम करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे ये टाइप की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है। जो ट्रेडर्स जब पोजीशन ट्रेडिंग लेते हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, वो शॉर्ट टर्म के अंदर डेफिनेटली आई थिंक दी होटल बिजनेसेस आर पोजिंग गुड अपॉर्चुनिटी। और वहाँ पे ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि लाइक्स ऑफ इंडियन होटल्स, लाइक्स ऑफ आईटीसी, जिसके पास बड़े अच्छे रूम की क्षमता है, उनके लिए ये समय अच्छा जा रहा है। So those who want to take the positional trade, I think for them this kind of a time is I think meaningful to buy into some of these companies. But those who are long-term investors, I would stay with I think companies which are providing the steady rate of returns. काफ़ी बड़ा होटल कारोबार चलाता है, वो भी नीचे से रिबाउंड हो गया। खैर उसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं। आपको जाने देने से पहले एक बात पूछना चाहूँगा, बैंक्स के बारे में बात करते हैं। बैंक्स में हमने देखा क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आई, 4th क्वार्टर में बहुत सॉलिड नंबर्स आए, पीएसयू बैंक्स के भी, प्राइवेट के भी। आपका बेट कहाँ पे होगा प्राइवेट बैंक में? प्राइवेट बैंक के अंदर आई थिंक दी अपॉर्चुनिटी मुझे जो सबसे जगह लग रही है उसके अंदर एक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्लैरिटी के साथ में, और दूसरी अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी बैंक के अंदर, बिकॉज आई थिंक द स्टॉक इज अंडर परफॉर्म एंड इट हैज बैटर्ड डाउन। दोनों बैंक के पास क्षमता बहुत बड़ी है। एचडीएफसी बैंक कंबाइंड is expected to become a 50,000 crore bank, I think eventually, I think on the EM side of activity, on the side of I think the business side of the activity. मैं ऐसा मानता हूँ कि the HDFC bank combined in next 4 to 5 years time would be I think a great opportunity. Both these companies are expected to grow between 18 to 20% on a CAGR basis. So that becomes, I think, a very strong play as far as I think adding into the portfolio. ICICI Bank, दूसरी जगह पे, I think, is a remaining very clear focus bank with higher amount of participation into different businesses which are promoted by them, and at the same time, I think the retail credit का कारोबार जो है वो काफी हद तक एक steady rate पे growth से बढ़ रहा है। तो I think these two banks remain definitely very clear. कोटक इज इंटरेस्टिंग, बट कोटक के अंदर मैनेजमेंट चेंज की जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसके हिसाब से स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अदरवाइज आई थिंक दे आर आल्सो इक्वली इंटरेस्टिंग। बट थोड़ा बैंक की जगह पे एनबीएफसी के ऊपर फोकस करें तो आई थिंक लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस वुड रिमेन आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले, क्योंकि आई थिंक जो हिसाब से उन लोग ने रिटेल क्रेडिट के अंदर अपना कारोबार बढ़ाया है, इन इवेंचुअली आई थिंक दे विल आल्सो फॉर्म अ बैंक। मेरे ख्याल से आई थिंक इन करेक्टिव प्राइस व्हेन दे फॉर्म अ बैंक, आई थिंक मार्केट प्राइस माइट कम डाउन. At that point of time, I think companies like Bajaj Finance may be a meaningful entry into the portfolio. देवेंद्र भाई, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एक्चुअली आपकी आंखों के सामने देखिए एक कोटक से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ पास ऑन भी हो सकता है।
क्योंकि मार्केट में अब ये चर्चा भी चल रही है जो कि कोटक का सक्सेशन प्लान है, उसमें जय कोटक आगे आ सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पे मार्केट जब में चर्चा चल रही थी तो अजय ने बातचीत की थी बोर्ड मेंबर से, मिस्टर मनियन से। एक बार सुन लेते हैं, आपको भी सुनवा लेते हैं वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे लेके, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और आपसे पता करते हैं। क्या हुआ है कि काफी कंपनियां जो बड़ी कैपेक्स करती हैं, जो ट्रेडिशनल कमोडिटी कंपनीज हैं, स्टील, उस तरह के जो कंपनीज हैं, उन्होंने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। आप नंबर्स देखेंगे, लास्ट 1 साल के नंबर्स, तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। तो उनके इंटरनल अप्रूवल्स इतने स्ट्रांग हैं कि उनके कैपेक्स प्लान्स जो हैं वो अभी उनके इंटरनल अप्रूवल से फंड हो रहे हैं काफी। सो मेरे ख्याल से कुछ और महीनों में जब वो अपना इंटरनल अप्रूवल्स यूज कर लेंगे कैपेक्स में, फिर दे विल प्रॉब्ली बैंक की तरफ देखेंगे, कुछ बोरोइंग्स करने के लिए सोचेंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि करीब 12-18 महीने में ये हमको दिखाई देना शुरू होगा। तो देवेंद्र, अभी आप ये सुन भी रहे थे और साथ में अजय ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा ना तो उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि नहीं भैया वो तो टैलेंट के हिसाब से ही होगा। बोर्ड के मेंबर्स कहते हैं हम तो टैलेंट के हिसाब से जय कोटक को आगे देखेंगे, कैसे नहीं होगा। अच्छा, बस मेरे को आपसे ये बात पता करनी है, जब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है कोई भी चीज़, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो? क्योंकि अब ये ना सभी में हो रहा है, आप अडानी ग्रुप में भी देखेंगे, अंबानी ग्रुप में भी देखेंगे और अब कोटक के साथ भी हो रहा है। तो क्योंकि आप तो वेटरन है, आपने मार्केट में सारे फेजेस देखे हैं ऑलरेडी, तो ये कैसे होता है और इसका कितना बेनिफिट होता है? तो यहाँ पे आई थिंक एक चीज सामने उभर के आती है कि आपको प्रमोटर और मैनेजमेंट को एक तरफ से सेपरेट करके देखना पड़ेगा। जब भी हमारे देश के अंदर ग्रोथ की शुरुआत हुई थी, तभी प्रमोटर देमसेल्फ बिकेम मैनेजमेंट, और आई थिंक दैट वाज वन पोजीशन। जैसे जो भी कंपनी के हम लोग आज की तारीख में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके अंदर प्रमोटर इज अ मैनेजमेंट। मैं समझ अभी का जो समय है जहाँ पे हमारी कंपनियों की साइज अभी काफी हद तक बड़ी है, उसके अंदर मैं एक बदलाव ये देख रहा हूँ कि आई थिंक मैनेजमेंट वुड बी सेपरेट देन द प्रमोटर, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट प्ले। यहाँ पे आई थिंक जो सक्सेस का फैक्टर है, वो फैक्टर काफी हद तक डिपेंड करता है कि हाउ द प्रमोटर हैज लेड डाउन द ग्रोथ पॉलिसीज। बिकॉज प्रमोटर के पास एक एक्सपीरियंस है, उसके पास एक रिस्क लेने की क्षमता है। पहले जब भी वो मैनेजर भी था तो मैनेजर के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करता था। अभी जो किसी के पास वो एग्जीक्यूट कराएगा, मैनेजमेंट के पास एग्जीक्यूट कराएगा, तो उसको अपने एक ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज लेट डाउन करने पड़ेंगे, और दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक अ मेजर चंक ऑफ आई थिंक ऑब्जर्वेशन दैट वन विल हैव टू हैव in such situation. Any big houses I think which you are talking about, the promoter and the management position when it gets separated, तो मैनेजमेंट का जो रोल रहेगा वो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन का रहेगा। प्रमोटर का जो रोल है वो मेरे ख्याल से ज्यादातर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, विजन और उसके लिए ग्रोथ के लिए जो जो तैयारियां करनी है उसके लिए प्रमोटर अपना रोल बनाएगा। तो ये चीज के अंदर कैसे कंपनियों बाहर आती है वो एक इंटरेस्टिंग फेज रहेगा देखने के लिए। बट मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ, I think Indian companies are transiting very, very well, and promoters are becoming more and more matured in, I think, this particular area of activity of transition. So, interesting time going ahead for many companies. अब ये आपसे सुन के और हमारा मजबूती हो जाती है, क्योंकि हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं कि हाँ देखिए कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उभरेगी। आप भी यही कह रहे हैं कि आगे चल के समय और बेहतर होता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आज आपका समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। बात तो आपसे सिर्फ रिलायंस की होनी थी, लेकिन हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।